जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय पार्ट्स होगा यानी बेसिक जो पार्ट्स होगा इसको हम समझेंगे। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली त्रिकोणमिति का वीडियो होगा ये इसका बेसिक वीडियो होगा। फिर इसके बाद जब बेसिक वीडियो हम क्लियरली समझ लेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब आप बेसिक पढ़े रहते हैं और एक्सरसाइज के प्रश्नों को तब करते हैं तब आपको वो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो चलिए आइए पहले ये समझते हैं। पहला प्रश्न ये है कि त्रिकोणमिति क्या है, यानी त्रिकोणमिति आखिर किसे कहेंगे हम। तो पहला नंबर यहाँ पे अगर आप हिंदी में समझें तो त्रिकोणमिति को बेसिकली आप 3 भागों में तोड़ सकते हैं। त्रिकोणमिति त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि माने 3, कोण माने कोण हम जानते हैं समानता होता कोण क्या चीज़ होता है, और मिति का मतलब होता है मापन या इसी को अध्ययन भी बोलते हैं। तो अगर हम त्रिकोणमिति को मोटा मोटा समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे 3 कोण किस में होता है, तो 3 कोण जो होता है वो त्रिभुज में होता है। 3 कोण त्रिभुज में होता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रि माने 3, कोण माने कोण, मिति माने अध्ययन या मापन करना। तो भाई 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरह अगर आप इसको अंग्रेजी में समझना चाहें तो अंग्रेजी में भी आप त्रिकोणमिति को ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। इसको आप 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई माने 3, गोन माने एंगल, मेट्रॉन माने होता है मेजरमेंट या स्टडी, इसको कह सकते हैं आप। तो नॉर्मली इसमें भी देखा जाए तो 3 एंगल किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। तो अगर कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, अगर उसमें हम लोग किसी भी मैथमेटिक्स ब्रांच में अगर हम लोग ट्रायंगल के बारे में मेजरमेंट या स्टडी करते हैं तो उसे हम ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की परिभाषा की, तो त्रिकोणमिति की परिभाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं या त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में अगर हम बात करें तो त्रिभुज 2 प्रकार का होता है। अगर हम त्रिभुज को 2 कैटेगरियों में बाँटें तो एक होता है भुजाओं के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को बाँट सकते हैं। और अगला नंबर होता है कोण के आधार पर, यानी कोणों के आधार पर भी हम लोग त्रिभुज को बांट सकते हैं। अब अगर हम बात करें भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर भी हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। और अगर बात करें कोण के आधार पर तो इसको मैं कोण के आधार पर भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अगर भुजा की बात करें तो भुजा में आपका जैसे एक पहला नंबर पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर अगर बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, जो प्रत्येक घेरा होता है, अगर वो बराबर होता है तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या किया, एक त्रिभुज ऐसा बनाया और इसको हम यहाँ पे कोई चीज़ रखी थी, इसको हमने क्या किया, 3 तरफ से इसको मैंने घेरा। तो यहाँ पे जो तीनों घेरे हैं, अगर इन तीनों घेरों की लंबाई अगर आपस में बराबर निकल जाती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसी तरह अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों, कोई एक तीसरी भुजा अलग हो, अलग नाप की हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तीनों की लंबाई अलग अलग हो, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह कोणों के आधार पर अगर बात करें तो इसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, हम जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण बनता है, तो यदि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अगला नंबर होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उससे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हालांकि हमने त्रिभुज को 6 प्रकार में बांट के पढ़ा। अब मेन मुद्दा ये फंस रहा है कि इसमें ये हमको जानना है कि त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज के अगर हम बनाना चाहें तो समकोण त्रिभुज को मैं ऐसे बना सकता हूँ इस तरीके से। इसमें देखिए यहाँ पे एक कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला क्या है, 90 डिग्री कोण है। बाकी ये दोनों है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से दोनों कम है।
तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, और त्रिकोणमिति में हम लोग ऐसे त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जो भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों का नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक भुजा फिक्स होती है, वो है कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। इसमें समकोण त्रिभुज में एक भुजा फिक्स होती है जिसका नाम है कर्ण। अब इसमें 2 भुजाएं और होती हैं, एक का नाम होता है आधार, एक का नाम होता है लंब। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण यहाँ बन रहा है ए, एक कोण यहाँ बन रहा है चलिए बी, और एक कोण यहाँ बन रहा है सी। तो सी वाला तो कन्फर्म हो गया कि 90 डिग्री है। तो अगर हम कोण बी लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने कोण बी लिया, तो इसके सामने वाली जो भुजा बनेगी ये आपकी लंब हो जाएगी, और अगली वाली जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने कोण ए को लिया, तो इसके सामने वाली भुजा तब ये लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगी। तो इसमें कहने का मतलब ये कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें केवल एक भुजा जो कर्ण होती है वो फिक्स होती है, बाकी जो लंब और आधार होता है वो बदल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लंबा लंबा है वही लंब हो और जो लेटा है वही आधार हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें लंब आधार बदल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, किस एंगल से आप ले रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ बी से ले रहे हैं तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। ए से ले रहे हैं तो ये लंब बनेगा और ये वाला आपका आधार बनेगा। बाकी 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण फिक्स होता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या चीज़ होता है। तो देखिए पहले नंबर यहाँ पे मैं मोटा मोटा समझ लेता हूँ कि मान लेता हूँ ये कर्ण है, इसको मैंने अपने से मान लिया लंब है, ठीक है, और ये क्या है, आधार है। देखिए कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं, लंब को L से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम बात करें अब त्रिकोणमिति अनुपात की, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति नहीं, समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और अगर बात करें त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या, तो इनकी संख्या 6 होती है, और इनको हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉट, और इन्हीं 6 लोग को पूरे हम त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप सीधा सीधा कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के बीच का अनुपात। किन्हीं 2 भुजाओं का मतलब आप कर्ण आधार ले सकते हैं, आधार कर्ण को ले सकते हैं, ठीक है। कर्ण लंब को ले सकते हैं, लंब कर्ण को ले सकते हैं, ठीक है। लंब आधार को ले सकते हैं, आधार लंब को ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं को लीजिए और उनका अनुपात जो होता है ना वही हमारा कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कुल 6 होती है। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इस तरीके से भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको लाल बटे कक्का भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम लंब और आधार को लें, लंब बटे आधार ले रहे हैं या फिर आधार बटे कर्ण ले रहे हैं, कर्ण बटे आधार ले रहे हैं, तो हम ये जानना चाहें कि किस मतलब जैसे किसके बराबर में किसको रखें, जैसे साइन के बराबर में किसको रखना है, कॉस के बराबर में किसको रखना है। तो उस चीज़ को इस तरीके यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लाल बटे कक्का में हम लोग पहले सबसे ऊपर पहले साइन को रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉस को रखते हैं, फिर यहाँ पर टैन को रखते हैं, फिर उसके बाद इधर हो जाता है कॉसेक, फिर इधर होता है सेक, फिर इधर होता है कॉट, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम साइन थीटा बराबर लेना चाहें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगर हम कॉसेक थीटा बराबर लेना चाहें तो इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे लंब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लंब बटे कर्ण यानी लंब और कर्ण को लेना है तो इन दोनों के अनुपात के बराबर में आपको साइन लिखना पड़ेगा। और अगर कर्ण और लंब को ले रहे हैं, यानी कर्ण को पहले ले रहे हैं, लंब को बाद में ले रहे हैं, कर्ण बटे लंब ले रहे हैं, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर में हम लोग लिखेंगे कॉसेक, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें सेक कॉस की, तो आधार और कर्ण यानी आधार ऊपर और कर्ण नीचे हो तो इनके अनुपात को कॉस से प्रदर्शित करेंगे, लंब ऊपर हो आधार नीचे तो उसको टैन से, इसी तरीके से इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति के 6 फार्मूले बना सकते हैं।
लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6 फार्मूले आपके बन जाएंगे। अब अगला नंबर इसमें समझते हैं व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। व्युत्क्रम संबंध का मतलब ये होता है, जैसे देखिए साइन, तो साइन के अपोजिट में कॉसेक है, तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम संबंध में होते हैं। उसी तरह अगर बात करें कॉस, तो कॉस के व्युत्क्रम में सेक है, सेक के व्युत्क्रम में कॉस है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम संबंध में होते हैं। उसी तरह टैन के व्युत्क्रम में कॉट है, कॉट के व्युत्क्रम में टैन होगा, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम संबंध में होंगे। तो अगर यहाँ पे व्युत्क्रम संबंध के सूत्र की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी तरह अगर हम कहें कॉसेक थीटा बराबर, तो इसको हम 1 बटे साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 बटे सेक थीटा। और अगर हम कहें सेक थीटा बराबर, तो इसका अपोजिट कर दीजिए 1 बटे कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम बात करें टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। और अगर हम कहें कॉट थीटा बराबर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बटे टैन थीटा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम संबंध के 6 फार्मूले होते हैं, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको और जाननी है कि अगर मान लीजिए 2 व्युत्क्रम संबंध वालों को आपस में आप गुणा करते हैं, तो उनका गुणा सदैव 1 आता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे साइन और कॉसेक ये 2 व्युत्क्रम वाले हैं, तो अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर कॉस नहीं कॉसेक थीटा, अगर ये दोनों आपस में गुणे में लिखे हैं तो इनका मान ध्यान देना सदैव 1 होता है। उसी तरह अगर जैसे कॉस और सेक होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर ये दोनों आपस में गुणम लिखे हैं तो इनका मान सदैव 1 होता है। उसी तरह टैन और कॉट होता है, अगर ये लोग गुणे में लिखे हैं तो इनका मान भी सदैव 1 होता है। अभी कैसे होता है इसको भी जान लीजिए। जैसे देखिए, अगर एक को मैं समझा दूँ, तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा है, ठीक है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन होता है, तो यहाँ साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 2 व्युत्क्रम संबंध वाले आपस में गुणे में लिखे होते हैं तो उनका मान सदैव 1 होता है। और यहाँ से एक आध 2 फार्मूलों को और आप जान लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो टैन थीटा, तो टैन थीटा का एक फार्मूला होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा का होता है 1/टैन थीटा। उसी तरह टैन थीटा का एक फार्मूला और होता है, टैन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी होता है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये भी फार्मूला होता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए यहाँ पे हम इस फार्मूले को जान लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि साइन 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा में लिखे यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे लिखे हैं और उनके मान भी लिखे हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे आप इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें आपको सभी को नहीं याद करना है, आप ये 6 लोग हैं, 6 में किन्हीं 3 को याद करना है आपको, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, देखिए साइन और कॉस का जोड़ा मतलब इसमें चलता है, और टैन और कॉट का चलता है, और कॉसेक और सेक का चलता है। तो इसमें से देखिए, इनमें से आप, मैं बता रहा हूँ, आप साइन को याद कर लीजिए, टैन को याद कर लीजिए, और चलिए कॉसेक को याद कर लीजिए। इन 3 लोग को आपको याद करना है, बाकी इनका सबका अपोजिट कर देंगे, वही आपका आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में समझिए, देखिए साइन में 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए कॉस में, देखिए इसका उल्टा हो गया है, जो इसका 90 वही इसका 0 है, जो इसका 60 वही इसका 30 है, जो 45 वही 45 है, इसका देखिए वही अपोजिट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं साइन वाली, दरअसल ये चीज़ उलट के यहाँ पे लिख दी गई है बस। तो देखिए यहाँ पे सारा मैच कर रहा है। उसी तरह टैन वाला, देखिए टैन में 0, 1/√3, 1/√3 इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि बुक में अपरिभाषित लिखा है, आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आइए, देखिए ये चीज़ें पूरी यहाँ पे पलट दी गई है। उसी तरह कॉसेक का पलट लेते हैं, तो कॉसेक जैसे 0 डिग्री का मान अनंत, 30 डिग्री का मान 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3, 90 डिग्री का मान 1। तो अब आप क्या करिए, सेक वाले में इसी को उलट दीजिए, यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें नोट की गई हैं।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसमें सारे लोग को याद करने से आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 6 लोगों में किन्हीं 3 लोगों को याद करना है। वो 3 लोगों में से साइन, टैन और कॉसेक को याद करना है, बस ये ध्यान देना है। बाकी और सब में जैसे साइन के अपोजिट में आपको कॉस का होना चाहिए, टैन के अपोजिट में कॉट का होना चाहिए और कॉसेक का अपोजिट में सेक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने लिख रखा है जो कि आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान होते हैं वो मान 1 से अधिक कभी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने साइन थीटा के बहुत सारे मानों को लिखा है, कॉस के भी बहुत सारे मानों को लिखा है। इन सभी मानों को आप देखेंगे तो इनको हल करेंगे तो ये 1 से बड़े होंगे ही नहीं, मतलब 1 से छोटे ही मान आएंगे आपको मिलेंगे मतलब। तो यहाँ वही लिखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। वाकई में आप देख सकते हैं 1 से अधिक नहीं होगा। उसी तरह अगर बात करें जबकि कॉसेक और सेक यानी कॉसेक थीटा और सेक थीटा इनके जो मान होते हैं ये सदैव या तो 1 होंगे या 1 से अधिक होंगे या तो 1 के बराबर होंगे, ये ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने माइंड में कि साइन कॉस का जो मान होगा वो 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। और कॉसेक सेक की बात करेंगे तो इसका मान 1 से अधिक होगा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला और बच रहा है जो बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो ये 3 फार्मूले हैं, हालांकि इन 3 फार्मूलों से कई फार्मूलों को बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं इस एक फार्मूले से इसके खुद अकेले 4 फार्मूले बनेंगे, इसके भी 4 फार्मूले, इसके भी 4 फार्मूले। तो जो त्रिकोणमिति होती है ना वो फार्मूले के दम पे ही हल ही होती है। आपको मैं एक मोटा मोटा उदाहरण बता दूं, जैसे त्रिकोणमिति पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर इसमें मेन होता है फार्मूला। क्योंकि जैसे आप शादी में जाते हैं तो हर पग पग पे आपको दक्षिणा देना पड़ता है, यानी कहने का मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ नेक चार्ज लगता रहता है। उसी तरह त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में भी आपको अगर इसके सवालों को करना है तो पग पग में सूत्र यहाँ लगने वाले हैं। तो जब तक आप सूत्र इसमें क्लियरली रूप से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले आपको सजेस्ट यही करूँगा कि त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला ये करेंगे कि उसको सारे फार्मूलों को रटेंगे। रटने का मतलब इसको पढ़ लीजिए, 2-4 बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद उसको फार्मूलों को देख कर सवालों पर प्रैक्टिस करिए और ऑटोमेटिक जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। तो मेन आपको फार्मूला है, इसमें फार्मूले को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। बिना फार्मूले का आप इसके एक्सरसाइज के एक प्रश्न को भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को मैं 3 फार्मूलों को लिखा हूँ तो इसको भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो कहीं भी अगर इस तरह से लिखे आपको देखने को मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन हाँ जो चीज़ यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, यानी कहने का मतलब सेम रहेगा। अगर इसे ए है यहाँ पे तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तभी इसका मान 1 होगा। अगर मान लीजिए लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तब इसका मान बिल्कुल भूल से भी आप 1 मत रखिएगा, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। तो उम्मीद करूँगा त्रिकोणमिति की जो बेसिक बातें थी मैंने सारी बताने का प्रयास किया और जितने भी लगभग फार्मूले हैं कक्षा 10 के लिए वो सारे फार्मूलों को मैंने डिस्कस करने का प्रयास भी किया। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।